नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो सेशन में। आज हम यहाँ पर भारतीय संविधान के भागों का अध्ययन कर रहे हैं। मतलब जैसा कि भारतीय संविधान में 22 भाग हैं, तो हम उनकी क्या है आउटलाइन ड्रॉ करेंगे। इसमें देखेंगे कि पहला भाग है, जैसे कोई भी भाग 1 है तो उसमें कितने अनुच्छेद हैं, भाग 2 है तो उसमें कितने अनुच्छेद शामिल हैं और इसका क्या क्या मेन कंटेंट है, इसके बारे में हम यहाँ देखेंगे भारतीय संविधान के भागों में। वैसे तो ये एक बहुत अच्छी सी लिस्ट है जिसे आप कोई भी देख सकता है और रट सकता है, पर फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि जो आपको याद करना है या आउटलाइन बनानी है उसमें थोड़ा सा मेरा जो भी इस समय की इतने समय पढ़ने की जो भी एक्सपर्टीज़ रही है वो मैंने इसमें शामिल की है, ताकि ये आप लोगों को याद करने में थोड़ा सा आसान हो सके इसके लिए। ठीक है, तो हम इसे चालू करते हैं, आप सब लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो भारतीय संविधान के भागों में सबसे पहला भाग, सबसे पहले भाग में क्या दिया गया है, केवल संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसके राज्य क्षेत्र में क्या है, जैसे जैसे पहली अनुसूची में पढ़ा था ना हमने, क्या था उसमें, वो ही भारत के राज्यों का क्षेत्र और संघ शासित क्षेत्रों का। तो वैसे ही संघ और उसका राज्य क्षेत्र दिया गया है कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र में क्या क्या शामिल है, ये बताया गया है अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक। ठीक, इसके बाद चलते हैं भाग दो। भाग दो में क्या है, नागरिकता के प्रावधान दिए गए हैं कि किस किस तरीके से कौन कौन भारत का नागरिक होगा, और आगे भी जब कोई भारत की नागरिकता लेना चाहेगा या त्यागना चाहेगा तो उसके लिए क्या क्या प्रावधान रहेंगे, ये पढ़ेंगे हम भाग 2 में, नागरिकता के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक। ठीक है, इस तरीके से हम ये अनुच्छेदों को भी डिवाइड कर रहे हैं, प्रत्येक भाग के साथ अटैच करते चलेंगे कि किस भाग में कौन कौन से अनुच्छेद हैं, और इस तरीके से हम पूरे 395 अनुच्छेद तक चलने वाले हैं। ठीक है, ओके। तो भाग 3, जिसमें क्या दिया गया, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक के अनुच्छेद शामिल किए जाते हैं। कहाँ पर, मौलिक अधिकारों में। तो पहला, संघ और उसका राज्य क्षेत्र 1 से 4। भाग 2, नागरिकता 5 से 11। इसके बाद भाग 3, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों में 12 से 35। इसके बाद आते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, भाग 4, जिसमें 36 से 51 तक अनुच्छेद शामिल किए गए हैं। ठीक है, 51 के बाद क्या था, मौलिक कर्तव्य चूंकि बाद में जोड़े गए हैं, इसीलिए उन्हें क्या किया, यहीं पे भाग 4A और अनुच्छेद 51A जोड़कर मौलिक कर्तव्यों को यहाँ पे प्लेस किया गया है। तो इस तरीके से ये वाला तो फिर भी इजी है, स्लाइड में जो भी हैं ये चारों भाग, संघ और उसका राज्य क्षेत्र 1 से 4, 4 से 11 नागरिकता, 12 से 35 मौलिक अधिकार, 36 से 51 तक नीति निर्देशक सिद्धांत, और 51 का में क्या है, मौलिक कर्तव्य। यहाँ थोड़ा मैंने क्या किया है कि संघ सरकार की जो भी व्यवस्था है उसको राज्य सरकार को दोनों को पैरेलल ले लिया है। मुझे लग रहा है मुझे कुछ समय के लिए अपना वीडियो यहाँ से हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप सिर्फ सुनते रहिएगा। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, जैसे कि संघ सरकार में कौन कौन से, भाग 5 में है संघ सरकार और भाग 6 में है राज्य सरकार। संघ सरकार के जो भाग 5 है उसमें कौन को कहाँ से कहाँ तक के अनुच्छेद हैं, 52 से लेकर 151 के, और 151 के बाद से राज्य सरकार में है 152 से 237 तक। ठीक है, जिसमें दोनों के ही कार्यपालिका से संबंधित जो भी कंटेंट है वो संघ सरकार में है 52 से 78 तक है, और राज्य सरकारों में 152 से 167 तक है। संसद में 79 से 122 तक, और राज्य के विधानमंडल में 168 से 212 तक। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ क्या हैं, 1 2 3, इसमें उसे अध्यादेश की शक्तियाँ दी गई हैं। और राज्यपाल की विधायी शक्ति मतलब ये विधायन की शक्ति है, क्योंकि अध्यादेश एक तरीके का विधान ही है, क्योंकि वो एक विधेयक की फॉर्मेट में एक एक्ट की तरह ही कार्य करता है। और कोई विधायी शक्ति है अनुच्छेद 213 के अंतर्गत। इसके बाद संघ की न्यायपालिका है, जिसमें हम सुप्रीम कोर्ट देखेंगे, तो वो संघ की न्यायपालिका में 124 से 147 तक। राज्य के उच्च न्यायालय हैं 214 से 232 तक, ये 124 में, और राज्य का उच्च न्यायालय 214 में। ठीक है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है 148 में, और इधर क्या है, अधीनस्थ न्यायालयों का अध्ययन किया गया है 233 से 237 में। ठीक है, इसे जब हम पढ़ेंगे ना, तो जब हम
संविधान पढ़ेंगे और संविधान में संघ सरकार और राज्य सरकार पढ़ेंगे, तब ये चार्ट वहाँ पे आप एक दूसरे से कंपैरिजन करते चलेंगे तो ये बहुत अच्छे से आपको उन्हें कोरिलेट करने में मदद करेगा। क्योंकि इसमें क्या है, जैसे ये 1 2 3 है, उधर 2 1 3 है, इधर 1 2 4 है, वहाँ 1 2 4 1 4 2 है। मतलब 90 का कुछ, कहीं कहीं 110 का, ऐसे डिफरेंस आते जाते हैं और लगभग एक जैसी संरचना दोनों जगह दिखाई देती है, तो उसे कंपैरिजन करने में और याद करने में आसानी होती है। इसलिए मैंने इनको यहाँ पे एक साथ रख दिया है, जो कि आपको बाद में मदद करेंगे। अभी इसे समझना थोड़ा टफ है, लेकिन फिर भी इसे हम स्किप करेंगे और बाद में देखेंगे जब हम इसे पढ़ेंगे तो। यहाँ पे जो भाग 7 है उसे तो निश्चित कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद भाग 8 आता है, इसमें क्या दिए गए हैं, अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, राज्य का वो संघ का शासन और राज्य का शासन दोनों पढ़ लिए हैं। और भाग 8 में आ जाता है अब संघ राज्य क्षेत्र का शासन, जिन्हें हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। तो उनमें 239 से 242 में उनकी प्रबंधन व्यवस्था को शामिल किया गया है भाग 8 के अंतर्गत। भाग, अब देखिए, संघ का शासन, उसके नीचे राज्य का शासन, राज्य के शासन के बाद आ गया केंद्र शासित प्रदेशों का शासन। अब केंद्र शासित प्रदेशों में शासन व्यवस्था हो गई है। अब हम और नीचे उतरते हैं और कहाँ जाते हैं, पंचायतों के शासन पर। भाग 9 में आ जाती हैं पंचायतें, जिसमें क्या है 243 से लेकर 243 अणा या 243 से 243 ओ तक के क्या किए गए हैं, अनुच्छेदों को सम्मिलित किया गया है। ग्राम पंचायतें हो गई 9 में। इसके बाद 9A आता है। 9A में क्या किया गया है, नगरीय निकाय और नगर पालिकाओं को सम्मिलित किया गया है। ये 243P से 243ZG तक जाएंगे, ठीक है। यहीं पर नगर पालिकाओं के साथ ही यहीं पे 9B में सम्मिलित कर लिया गया है सहकारी समितियों को, जो अभी किया गया है शायद 97वें संविधान संशोधन 2001-11 है, कुछ ऐसा है, ठीक है। वो हम आगे जब सहकारी समितियाँ पढ़ेंगे तब डिटेल से उसे देख लेंगे, अभी थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूज़न है, ठीक। तो 9वीं में सहकारी समितियाँ, वहाँ उन्हें भी यहीं शामिल कर लिया गया है 9वें भाग 9 में, 9B में, ठीक। इसके बाद आती है 10वें भाग में क्या किया गया है, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। जो अनुसूचित क्षेत्र या शेड्यूल्ड एरिया हैं, इसके बाद और जो जनजाति क्षेत्र हैं उनके संबंध में प्रशासन की जो भी व्यवस्थाएं की गई हैं वो खां दी गई हैं भाग 10 में, 244 और 244A में, ठीक है। एक में अनुसूचित क्षेत्र है 244, दूसरे में क्या है, जनजाति क्षेत्रों को विभाजित किया गया है। इसके बाद आता है 11 भाग 11। भाग 11 में संघ और राज्य के बीच संबंधों का। अब क्या था, जैसे हमने प्रशासनिक व्यवस्थाएं तो पढ़ ली, लेकिन अब संघ और राज्यों के बीच में संबंध कैसे रहेगा। हमने क्या देखा, सबसे पहले संघ का शासन देखा, फिर राज्यों का शासन देखा, केंद्र शासित प्रदेशों का शासन देखा, फिर हमने पंचायतें देखी, ग्राम पंचायतों के बाद नगर पालिकाएँ देखी, नगर पालिकाओं के बाद सहकारी समितियाँ देखी, फिर अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन देख चुके हैं। अब क्या देख रहे हैं हम, संघ, अब सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं, सारे फॉर्मेट जम गए हैं, जैसे पंचायतें हो गई, नगर पालिका हो गए, संघ हो गया, राज्य हो गया, केंद्र शासित हो गए, प्रदेश हो गए, सब व्यवस्थाएं हो गई। अब इनके बीच में आपसी रिलेशन कैसे चल रहा है ये देखने वाले हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ क्या है, भाग 11 में संघ और राज्य के बीच संबंध। इसमें यहाँ पर कौन कौन से पढ़ेंगे, 2 संबंध पढ़ते हैं यहाँ पर। विधायी संबंध कि आपस में विधायन के लिए क्या क्या आपस में रिलेशन है, और प्रशासनिक संबंध। तो यहाँ पे 245 से 263 तक अनुच्छेद हैं। तो इसमें 245 से 55 तक 10, 245 से 255 तक तो विधायी संबंध हो गए। इसके बाद 256 से 263 तक कौन से हो जाते हैं, प्रशासनिक संबंध आते हैं। तो 245 से 263 तक क्या है, केंद्र और राज्य के बीच में विधायी और प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। इसके बाद आता है भाग 12, जिसमें वित्तीय, वो संघ और राज्यों के बीच जो वित्तीय संबंध है उन्हें लिखा गया है। तो इसमें क्या है, वित्त है, संपत्ति है, संविदाएं हैं, बाद हैं, वो सब कैसे होंगे वो कहाँ बताया गया है, भाग 12 में। अब इसके ये अनुच्छेद अपन जब इसे पूरे को डिटेल में पढ़ेंगे तब देखेंगे, क्योंकि अभी देखने से वैसे भी कुछ खास नहीं होने वाला है। इसके बाद आता है भाग 13। तो विधायी संबंध देख लिए, प्रशासनिक संबंध देख लिए, वित्तीय संबंध देख लिए हमने केंद्र राज्यों के बीच में। इसके बाद आता है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य समागम। तो वो कहाँ है, भाग 13 में। उसके लिए 301 से 307 तक अनुच्छेदों में प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। इसके बाद हम देख रहे हैं संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, भाग 14 में। ये महत्वपूर्ण है, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं।
इसमें सेवाएं 308 से 314 तक है, 315 से 323 तक लोक सेवा आयोगों के गठन के वगैरह की प्रक्रिया बताई गई है। ठीक है, और यहीं एक 14A लिया गया, इसे बाद में ऐड किया गया है। तो 14A में और 323A और 323B अनुच्छेद जोड़े गए और दो तरीके के अधिकरण बनाए गए हैं, एक तो सेवाओं से संबंधित अधिकरण है और एक अन्य अधिकरणों को शामिल किया गया है। ठीक है, अब इन्हें हम आगे देख लेंगे। ठीक है, इसके बाद 15 में निर्वाचन आयोग आ जाता है। निर्वाचन आयोग है 324 से 329 तक। ठीक है, इसमें निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया, कार्यकलाप, सारी चीज़ों का अध्ययन किया बताया गया है। इसके बाद भाग 14 में लोक सेवा आयोग हो गए, 14 के बाद 15 में निर्वाचन की प्रक्रिया हो गई, 16 में आएगा कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। यहाँ पे अनुसूचित जाति और जनजाति और कुछ और वर्ग जैसे कि एंग्लो इंडियन आदि के लिए जो आरक्षण की प्रक्रिया की गई है विधानसभाओं में, संसदों में, और उनके लिए अनुसूचित जाति जनजाति आयोग की स्थापना की गई है, उस सबको कहाँ से लिया गया है, तो वो है कुछ वर्गों से विशेष संबंधों के प्रावधान भाग 16 330 से लेकर 342 अनुच्छेद में सम्मिलित किया गया। ठीक है, 16 के बाद 17 में आती है राजभाषा 343 से 351 तक। राजभाषा के बाद आते हैं भाग 18 में आपातोपबंध। 351 हो चुका है, उधर 343 से 351 तक राजभाषा हो गई, तो 352 से 360 तक, 352 से 360 तक क्या आता है, आपातोपबंध भाग 18 के अंतर्गत। भाग 18 के बाद 19 जिसमें प्रकीर्ण बाकी चीज़ें शामिल की गई हैं। ये भाग 20 आता है जिसमें क्या किया गया, भाग 20 में संविधान संशोधन और एक ही अनुच्छेद है 368। ठीक है, भाग 21 इसमें क्या दिए गए हैं, अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। अस्थायी मतलब जो कभी भी हटाए जा सकते हैं, जैसे कि धारा 370 थी, वो अनुच्छेद 370 था जम्मू कश्मीर के संबंध में, वैसे ही और अनुच्छेद हैं 371, 371A भी। तो ऐसे 6-7 राज्यों को जिन्हें विशेष दर्जा प्रदान किया गया, उनके संबंध में जो अस्थायी प्रावधान है, विशेष प्रावधान है, कुछ ट्रांजिशन फॉर्मेट में हैं, जैसे कि कुछ संघ राज्य क्षेत्र थे, बाद में उन्हें राज्य बनाया गया। तो ऐसे संक्रमणकालीन दौर में जो राज्य हैं उन्हें इसके अंतर्गत विशेष प्रावधान शामिल किए गए हैं 369 से 392 तक भाग 21 में। इसके बाद आखिरी भाग आता है भाग 22। भाग 22 में क्या है, भाग 22 में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, जैसे कि संविधान का नाम, संक्षिप्त नाम दिया गया है, और हिंदी के में प्राधिकृत पाठ और निरसन जैसी व्यवस्थाएं कहाँ पर दी गई हैं, भाग 22 में आखिरी में जाकर 393 से लेकर 395, यहीं के द्वारा इसे हिंदी पाठ को, प्राधिकृत पाठ को अनुमति प्रदान की गई थी, क्योंकि मूल संविधान अंग्रेजी में लिखा गया था। ठीक है, इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।